अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी की नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे, एक वीडियो है जो कि कल लाइव स्ट्रीम हुई है। अफगान आय का एक चैनल है जो कि संगर पैकार और वलीद अहमद काकड़ साहब चलाते हैं, जो दोनों अफगानिस्तान से, लेकिन संगर इज़ लिविंग इन नीदरलैंड एंड वलीद प्रॉब्ली इज़ लिविंग इन इंग्लैंड। और दोनों के साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप है। संगर से बहुत अच्छी गपशप थी, लेकिन अब उस तरह नहीं है। आजकल वो बिल्कुल एक एथनोसेंट्रिक, एथनो नेशनलिस्ट बने हुए हैं। अब पाकिस्तान पर उन्होंने चढ़ाई की हुई है। आई होप कि अल्लाह ताला उनके दिल को जो है वो नरम करे और उनको हिदायत दे। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। वलीद काकड़ ऑन द अदर हैंड इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, अफगान है, बहुत अच्छा अफगान के बारे में एक उनसे तासुर भी आता है कि इंटेलेक्चुअल आदमी है। लेकिन कल उन्होंने जो वीडियो में दो बातें की हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। दो तीन पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे और उनके ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं उनको थोड़ा सा एक पॉइंट वाइज जो है वो थोड़ा सा एड्रेस कर सकूँ कि कहाँ उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ गलती की है। कल इन्होंने एक लाइव स्ट्रीम की अपने चैनल पे काफ़ी अरसे बाद, और उसके अंदर इन्होंने ये जो अफगान रेपेट्रिएशन जो इस वक्त चल रही है इलीगल इमिग्रेंट्स की, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन की और उस पर वलीद काकड़ साहब ने अपना एक एनालिसिस दिया। वलीद काकड़ साहब, आई एम पर्सनली अ फ़ैन ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं, रीज़नेबल बात करते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ज़ाहिर है आपको ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसकी वजह से आप कुछ ना कुछ एक झोल खा जाते हैं। संगर से मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, फ्रैंकली मैं इस पर बड़ा खुल के बात करता हूँ, तो मैं ट्वीट्स पे भी ये बात करता हूँ। उसका जो एथनो फाशिस्ट है अंदर का, वो बहरहाल खुल के सामने आ गया है। लेकिन वलीद काकड़ साहब जो हैं, वलीद काकड़ भाई मैं उनको कहता हूँ, बल्कि वो क्योंकि एक रीज़नेबल आदमी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे ये कन्वर्सेशन करूँ और उनको कुछ अपनी चीज़ें जो हैं वो जो अपने पॉइंट्स हैं वो मैं उनके गोश गुजार करूँ। तो पहला उन्होंने दो इश्यूज़ निकाले जी कि पाकिस्तान जो इस वक्त ये रिपेट्रिएशन कर रहा है। तो उन्होंने रेफ्यूजीज़ का, वो रेफ्यूजीज़ नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, रेफ्यूजीज़ आर स्टिल इन पाकिस्तान, उनको कोई भी नहीं छेड़ा। ये एक पहला तो पॉइंट ये था। दूसरा ये कि इसमें उन्होंने बात की कि पाकिस्तान इसलिए ये हरकत कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि जी TTP के हवाले से उनके ऊपर कोई वो डाली जाए, प्रेशर डाला जाए अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर। और चूँकि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान का इंटरनल इशू है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो पाकिस्तान इस चीज़ को मान नहीं रहा और ये क्लेम कर रहा है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो उस पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उठाया जिसको बहुत दफ़ा ये लोग अपनी ट्वीट्स में कह चुके हैं, बहुत सारे अफगान इस चीज़ को उठाते हैं, और वो ये है कि जी कि फेंसिंग जो आपने बॉर्डर पे की है उसका फिर क्या फ़ायदा है, फिर आप ये फेंसिंग अगर करें तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो जाती है। तो उस पर मैंने कहा मैं कुछ गोश गुजार कर दूँ। पहली बात तो ये कि फेंसिंग जो है ये एक टूल है बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का, और ये दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अप्लाई होता है, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये लगाया जाता है ताकि किसी न किसी तरीके से जो इल्लीगल मूवमेंट है दो ममालिक के दरमियान उसको रोका जा सके। ये स्पेशली उन पोरस बॉर्डर्स के ऊपर होता है जहाँ पर, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की एग्जांपल जो है अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर है, वहाँ पे फेंसिंग मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के बड़े जो नारकोटिक्स के इश्यूज़ हैं, स्मगलिंग के इश्यूज़ हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ हैं, वो उसी बॉर्डर से इमिनेट होते हैं। तो अमेरिका जैसा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है वो अगर इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोक सकता, टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं रोक सकता इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर, जिसकी वजह से वो ट्रम्प बड़ी दफ़ा कहते रहे कि आई विल बिल्ड अ वॉल बिटवीन अमेरिका एंड मैक्सिको, और इस तरह की बातें भी वो करते रहे इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, बेकार की। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल ये चीज़ें आप समझते हैं कि चलती रहती हैं। तो वहाँ से भी अगर वो नहीं रोक सके तो पाकिस्तान के ऊपर आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2600 से 2700 किलोमीटर की जो लाइन है, एक बॉर्डर लाइन है, और वो पोरस भी रही है बहुत अरसे, टेरेन भी उसकी डिफ़िकल्ट है, उसकी फेंसिंग जो हुई है उस पर से पाकिस्तान परफेक्टली जो है वो हर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में कामयाब हो जाए। दूसरा इसमें जो जहत है वो है नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर की। नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल और टेरेन के और टेरिटरी के होते हैं जिसकी वजह से आप हर वक्त हर जगह को मैन अप नहीं कर सकते। तीसरा, उसके अंदर मैं आपको अब एक कंपैरिजन देता हूँ। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 2600 किलोमीटर की लाइन है, और इस 2600 किलोमीटर की लाइन के ऊपर पाकिस्तान ने जो डिप्लॉयमेंट की हुई है अपनी फ़ौज की आफ्टर 9/11, वो बल्कि 9/11 के बाद भी आपको अगर याद हो तो 2011 के बाद जब उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने ज़रा ज़्यादा फोकस किया था इस चीज़ के ऊपर कि इस वेस्टर्न बॉर्डर को हमने ज़रा थोड़ा सा कवर करना है। तो वो पाकिस्तान की जो टोटल फ़ौज है वो 6 लाख के करीब है, पैरामिलिट्री थोड़ी सी इसके अलावा है। उस 6 लाख फौज में से भी 3.5 से 4 लाख सिर्फ कॉम्बेटेंट फोर्स है, कॉम्बैट फोर्स जो कि लड़ सकती है, वो डिप्लॉयड है। उसमें से 70 से 60-70% ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर यानी इंडिया की तरफ, और 30 to 35% जो है वो आपकी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है, जिसमें FC और फिर रेंजर्स और इस तरह के बाकी लोग भी जो है वो भी शामिल हो जाते हैं। FC ज़्यादा उसके अंदर है।
तो इस पूरी कुव्वत को आप ये कह रहे हैं कि 2600 किलोमीटर के ऊपर इसको हम स्ट्रेच आउट करें और वो ये काम करे कि वो मैन अप करे सारी चीज़ को कि इन्फ्लेशन को काबू में कर सके किसी न किसी तरीके से। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये दूसरी साइड का जो मुल्क होता है ये उसकी ज़िम्मेदारी में आता है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि भाई हमारे एंड पे ये मसाइल हैं, हमने यहाँ पे इतना बॉर्डर फेंसिंग कर दी है, इतनी इतनी जगहों के ऊपर चौकियाँ बना दी हैं, यहाँ हमारे लोग होंगे, तुम्हारी साइड पे ये मामला होना चाहिए ताकि तुम्हारी साइड से लोग इधर न आए और हमारी साइड से ये होना चाहिए कि हमारी साइड से लोग तुम्हारी तरफ ना जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई इस तरह का मैयर लिया भी जाता है तो उसको नेगेटिव अंदाज में प्रोजेक्ट करके उसको सार्केस्टिकली इस तरह पॉइंट वाइज पेश करने की कोशिश की जाती है, जो कि ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा सा दूर होने वाली बात है। दूसरा कंपैरिजन मैं जो इसमें देना चाह रहा था, जो मैंने बात की थी, वो ये थी कि पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का जो मामला है इसको ज़रा कश्मीर और इंडिया के मामले से देखें। कश्मीर का LOC का जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 750 किलोमीटर के करीब है और इसी तरीके से वर्किंग बाउंड्री जो है, जो कि सियालकोट के एंड के ऊपर है पाकिस्तान के साथ, जम्मू से जो जाके लगती है, वो तकरीबन कोई 250 किलोमीटर है। तकरीबन ये 1000 किलोमीटर टोटल बनता है। हमारी साइड से तो रेंजर्स जो है उसने इसको मैन अप किया होगा या कश्मीर की साइड पे फ़ौज ने इसको हल्का फुल्का मैन अप किया होगा। दूसरी साइड से इंडिया ने इसके ऊपर ना सिर्फ फेंसिंग की है, वो पाकिस्तान की जो फेंसिंग आपके साथ हुई हुई है अफगानिस्तान के एंड पे, उससे ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट फेंसिंग है। ड्रोन्स उनके हर वक्त वहाँ पे घूमते रहते हैं, वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि जानवर भी गुजरे तो उसको पकड़ लेते हैं। उसके अलावा BSF की मुसलसल पेट्रोलिंग हो रही होती है पूरी LOC के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर। इसी तरीके से उसके बिल्कुल पीछे जो सेकंड लेयर है वो फिर फ़ौज की होती है, उससे पीछे थर्ड लेयर जो वो CRPF की होती है। इंटेलिजेंस का अपना एक नेटवर्क उधर वहाँ पे पूरा मौजूद होता है और उसके बावजूद और फिर पूरे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी जगह जगह के ऊपर ये पूरी जो फोर्स है 7 लाख की, यानी ये मोस्ट मिलिट्राइज लैंड है पूरी दुनिया का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्सेस बैठी हुई हैं। वहाँ पे भी वो इंडिया ये क्लेम करते हैं कि लोग आज़ाद कश्मीर से आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं और हमें मार के चले जाते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन तो इंडिया भी नहीं रोक पा रहा। तो इस वजह से आप इस चीज़ का कंपैरिजन इस चीज़ से नहीं कर सकते कि फेंसिंग हुई हुई है तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो ये 2 बातें थी जो कि मैं आपसे करना चाहता था। तीसरा पॉइंट आपने कुछ कनाल का उठाया, मैंने कल उस पर ट्वीट भी की, संगर साहब को मैंने उस पर जवाब भी दिया था। मैं दोबारा उस पर बात कर देता हूँ। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक फिगर दी थी कि तकरीबन 2.6 बिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डॉलर की जो स्मगलिंग है वो होती है पाकिस्तान से फूड के मद में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फूड प्राइसेस हाइकअप कर जाती हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसके अंदर फूड का शॉर्टेज भी आता है। तकरीबन $9 बिलियन की फूड शॉर्टेज हो जाती है स्मगलिंग की वजह से। पाकिस्तान को नुकसान होता है ओवरऑल फूड स्मगलिंग की वजह से। तो पाकिस्तान को तो इसका नुकसान है जो फूड आपकी तरफ जा रहा होता है। 4 करोड़ से कम आपकी आबादी है टोटल, पाकिस्तान के 2 शहरों के बराबर ऑलमोस्ट आपकी आबादी है। पाकिस्तान को कितना को फ़ायदा हो जाएगा आपको फूड को भेजने के? ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को और कुछ एलिमेंट्स को ज़रूर फ़ायदा हो रहा था उसके अंदर, वो होना भी चाहिए, ट्रेड चलती रहनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की कोई डिपेंडेंसी आपके मुल्क के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं है फूड एक्सपोर्ट्स के ऊपर कि जिसकी वजह से आप ये कहें या ये दावा करें कि पाकिस्तान जो है वो आपकी मार्केट को आए करके बैठा हुआ है सिर्फ, और उसके से वो कुछ टिप कनाल को जो है वो रोकना चाहेगा। तो इलॉजिकल सी बात है ये। अगर कोई, मैंने उसमें लिखा भी अपनी ट्वीट में, कोई इससे इफेक्ट होगा तो उज़्बेकिस्तान है, उसके आमद-ओ-दरियात से आप ले रहे हैं और उस पर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत सारी बातें जो हैं वो हो भी रही हैं और वो मसाइल वो उठाते रहेंगे। लेकिन आपका उज़्बेकिस्तान का मसला है वो आप नॉर्थ के अंदर उनसे हैंडल करें, पाकिस्तान को उसके अंदर घसीटने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल हक हमाद भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे मिला भी वो, जिन्होंने ये बात की थी। मेरा ख़्याल है कि उनको या तो किसी ने गलत फीड किया या उन्होंने उसको मिसकंस्ट्रू किया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई इलॉजिकल बात जाना, ये मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप पाकिस्तान को एक्सपोज करने पर आ जाएं। तो ये दोनों मामला थे जिस पे मैं अफगान के ऊपर बात करना चाहता था और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इन दोनों को भी गौर करना चाहिए, स्पेशली वलीद काकड़ भाई को, कि वो ज़रा देखें कि उनको किस तरीके से गलत फीडिंग या गलत डाटा जा रहा होता है। और स्टेट नैरेटिव को भी अगर आपने पुश करना है तो उसका एक तरीका होता है जिसको आपको लेके चलना चाहिए। तो दोनों भाइयों से मेरी यही गुजारिश है, और अफगान आई से भी और बाकी बिलअमूम अफगान लोगों से भी, कि आप प्रोपेगेंडा ज़रूर करें लेकिन इतना बोदा या बेढंगा प्रोपेगेंडा ना करें जिसकी वजह से जो इंटेलेक्ट है आपका वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। आई बिलीव कि संगर पैकार को तो छोड़ दें, लेकिन वलीद काकड़ इज़ अ वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल और ही शुडंट बी कम्प्रोमाइजिंग हिमसेल्फ
ऑन दीज पॉइंट्स जो कि बेसिकली टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। ये आपकी लोकल ऑडियंस के लिए तो शायद बहुत अच्छी चीज़ होगी, बट इंटरनेशनल ऑडियंस हो गई या आप कह लें कि पाकिस्तानी ऑडियंस होगी, उधर बहुत अच्छा कोई इमेज आप अपना नहीं क्रिएट कर पा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर दोबारा किसी नई गुफ्तगू के साथ और नए टॉपिक के साथ। फिर गुजारिश होगी कि इस पर आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।